गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट क्लास नंबर 2। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं सेटलमेंट ऑफ लोन। ठीक है, हमारा टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ लोन। हमने किया था कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है, तो उसका जो पैसा है या तो आप उसको इन कैश पे करते हो, ठीक है, या तो आप उसको इन कैश पे करते हो। अगर आप उसको नहीं कैश में पे करते, तो आप उसका लोन अकाउंट बनाते हो। ठीक है, कैसे? देखो, ये मानो आपके पार्टनर्स हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स हैं आपके, और बी जो है वो रिटायर हो गया। ठीक है, और बी जो है वो रिटायर हो गया। मानो आपने बी का यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन मानो आया 50,000। ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन आया 50,000, आपने बी को नहीं पे किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन की जगह आप यहाँ पे लिखोगे लोन अकाउंट। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट, जब आप यहाँ पे लोन अकाउंट बनाओगे, तो हाँ जी, यहाँ आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000। यही होता है। लोन की एंट्री क्या होती है? सॉरी, टू नहीं, बाय। लोन की एंट्री क्या होती है? यहाँ पे क्या होगी? आपने कैपिटल को लोन में कन्वर्ट किया ना, तो कैपिटल तो खत्म होगी। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। ठीक है, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन if not mentioned is 6% per annum। ये गिवन होता है। ठीक है, ये एज पर लॉ होता है। दिस इज एज पर लॉ। ठीक है, 6% पर annum। अब देखो, आप जब ये लोन अकाउंट बनाया, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मानो जो हमारा था 50,000। ठीक है, आपको इंटरेस्ट देना है। आप यहाँ पे डेट का कॉलम जरूर बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे डेट का कॉलम इज मस्ट, मतलब डेट कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मार्क्स कटेंगे वरना। ठीक है, डेट कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट है ना, वो लोन अकाउंट में क्रेडिट होता है। क्यों होता है? देखो, आपने पहले 50,000 लेने थे। ठीक है, आपने उस पर इंटरेस्ट लगाया मानो 2,500 रुपए। ठीक है, अब आपने 52,500 रुपीज लेने होंगे। इंटरेस्ट भी आपको उन्हीं से ही लेना है, मतलब आपका लोन बढ़ता जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड।
ठीक है, इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड। ठीक है, अब जब अमाउंट पे हो जाएगा तो एंट्री क्या होती है? जब अमाउंट पे हो जाएगा तो एंट्री क्या होगी आपकी? आपका लोन कम हो रहा है, लोन टू बैंक, लोन टू बैंक, लोन टू बैंक, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? सपोज ये रहा आपका लोन अकाउंट, यहाँ आपने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय इंटरेस्ट, जो भी आया यहाँ पे टू बैंक। देखो, आपको तो लोन लेना है, आपके लिए जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लिए तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो इनकम हुई। ठीक है, पर आप जो ये अकाउंट्स बनाते हो आप ये फर्म के उससे बनाते हो। ठीक है, जो ये अकाउंट्स बनते हैं, मतलब जो ये लोन अकाउंट बन रहा है ये फर्म की बुक में बन रहा है, ये फर्म की बुक में बन रहा है। फर्म के लिए तो लोन जो है वो एक तरीके से, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो एक्सपेंस हुआ, तो हम क्या लिखते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एक मिनट, फर्म की तरफ से, फर्म की तरफ से तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो खर्चा हुआ, खर्चा हुआ, और वो उस खर्चे को पे करेगा। तो जो कैश या बैंक होगा, कैश या बैंक होएगा, वो वो फर्म का कम होगा जब वो पे करेगा। डेबिट व्हाट गोज आउट, क्या बोल रही हूँ मैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश और बैंक। हाँ जी, क्या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का तो हम कोई अकाउंट ही नहीं बनाते, इंटरेस्ट की जगह हम अकाउंट बनाते हैं लोन अकाउंट। तो क्या एंट्री होगी? लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, टू कैश और बैंक। अब बात ये आती है कि जो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस में मिलता है। मानो पहले आपको मिलने थे 50,000, ठीक है, इस पे आपको मानो इंटरेस्ट मिला 2500। ठीक है, बैंक आपको आ चुके हैं 20,000, तो आपका यहाँ बैलेंस कैरेट डाउन कितना आएगा? बैलेंस कैरेट डाउन कितना आएगा? 32500 आएगा। आपका ये अकाउंट हो गया बैलेंस। ठीक है, मतलब आप अगले साल का बनाओ तो आपका यहाँ पे 32500 बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, ये वाला बैलेंस। ये अभी आपको लेने हैं ना, ये वाले पैसे अभी आपको लेने हैं, आपको तो बैंक, मतलब आपको तो सिर्फ यही पैसा मिला है अभी। ठीक है, 32500। अब आप इंटरेस्ट मेरे को बताओ, आप 50,000 पे लगाओगे या 32500 पे लगाओगे? ऑब्वियसली ये जो 32500 है ये है आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, ये जो है ये है आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे हमेशा जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज अगर यहाँ पे आपका इंटरेस्ट होता एट द रेट 6% पर एनम, तो आप इसको कैलकुलेट करते 32500 इंटू 6% पर एनम, तो ये हो जाता, तो ये हो जाता 32500 इंटू 6%, ये हो जाता 1950 आपका इंटरेस्ट, 1950 आपका इंटरेस्ट। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस में मिलता है, उसी बैलेंस पे जो अभी तक आपको नहीं मिला। अब मानो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि
हाँ, Mohit decided to pay off Keshav by giving him piece of furniture and the balance in annual installments of 8,000 along with interest 5% per annum. क्या मतलब इस बात का? क्या मतलब? मानो मानो आपने केशव को पैसे देने थे, केशव को आपने पैसे देने थे, केशव को आपने पैसे देने हैं 24 21,640 प्लस 2060, आपने केशव को पैसे देने हैं 23,700, ठीक है। आप ये बनाओ लोन अकाउंट, आपका इंटरेस्ट रेट है 5%, ठीक है, पर एनम। उसने कहा बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। पहले ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एनुअल इंस्टॉलमेंट्स क्या होती हैं। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स क्या होती हैं बेटा? एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, आपको साल में एक बार मिलता है। साल में एक बार मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है साल। आपकी साल की किश्त है, ऐसे समझना इजी है, साल की किश्त है, आपको साल में मिलेगा। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, साल में 4 बार। हाफ ईयरली साल में 2 बार, साल में 2 बार। क्वार्टरली, ठीक है। यही 3 केस आते हैं, एनुअली और वो। आपको इसमें आपकी एडजस्टमेंट की लैंग्वेज अच्छे से समझनी है। कहने का क्या मतलब, देखो उसने बोला एनुअल इंस्टॉलमेंट, उसने बोला एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000 along with interest। क्या मतलब इसका? उसने बोला 8,000 आपको साल में दूंगा प्लस उस साल का इंटरेस्ट। मानो उसने आपको देने हैं बेटा 24,000, मानो उसने आपको देने हैं 24,000। उसने कहा इंटरेस्ट है एट द रेट 5%, ठीक है। आप 24,000 पे 5% इंटरेस्ट जब लगाओगे तो आपका आएगा 1,200, ठीक है। आपके पैसे हैं 25,200। उसने कहा मैं आपको 8,000 तो दूंगा ही दूंगा, 8,000 तो मूल में से जाएगा, 8,000 तो मूल में से जाएगा और साथ में ब्याज भी दूंगा। मतलब वो आपको अब कितने पैसे पे करेगा? 8,000 प्लस 1,200, तो आपको आपके पास कितने रह जाएंगे ड्यू? 16,000, ठीक है। 16,000 पे इंटरेस्ट जब आप लगाओगे 5% तो आएगा 800। तो नेक्स्ट ईयर वो आपको कितने पे करेगा? वो आपको पे करेगा 8,000 प्लस 800, आपके पास बच जाएगा 8,000 फिर से। और एंड पे 8,000 पे 5% लगाओगे 400, वो आपको सारे ही पे कर देगा। आपका लोन अकाउंट खत्म, आपको सारे पैसे मिल गए। ये तो हो गया एनुअली, ये तो होगा एनुअली। अब मानो वो कहता है कि 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, सेकेंड केस देखते हैं। वो कहता है कि 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स
together with interest, together with interest at the rate 10% per annum, at the rate 10% per annum। मानो आपने उसको देने हैं 40,000, ठीक है, मानो आपने उसको देने हैं 40,000, वो कहता है ये 40,000 मैं 2 साल में दूंगा और हर साल में बराबर बराबर पैसा दूंगा। 2 साल इक्वल एनुअल, 3 वर्ड्स आए, इक्वल मतलब बराबर, एनुअल मतलब साल, और 2 मतलब 2, मतलब 2 साल में बराबर पैसा। तो 40,000 का अगर 2 साल में बराबर बराबर आएगा तो मतलब पहले साल में आएगा 20,000 और फिर दूसरे साल में भी आएगा 20,000। इंटरेस्ट हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो 40,000 पे लगेगा। कितना आएगा इंटरेस्ट? 10%, 4,000, 44,000। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 20,000 पे लगेगा। हाँ जी, कितना आया? 2,000, 22,000। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे उसने बोला कि बैलेंस वाज टू बी पेड इन 2 इक्वली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट्स 2-2, मतलब 6 महीने में खत्म। along with interest 10% पर annum। अब इसमें आप उसका लोन अकाउंट कैसे बनाओगे? देखो, क्वार्टर होता है, क्वार्टर कितने का होगा? सोचो, अगर आप 12 को 4 में बांटोगे तो 3 महीने का क्वार्टर होएगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम, और पर आप तो उसको 3 महीने के बाद ही पैसा पे कर रहे हो, तो मानो वही अगर 40,000 होता पे आप 10% इंटरेस्ट लगाते, वो तो एनुअली था, तो आपका टाइम था 1 पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब 12 on 12। अब है आपका क्वार्टरली, तो क्या होगा? 40,000 इंटू 10% इंटू क्वार्टर क्या होता है? 3 महीने। तो कितना आएगा? 4,000 डिवाइड बाय 4,000। उसने बोला 2 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। 40,000 का बेटा इक्वल तो 20,000 ही हुआ, ठीक है, 20,000 और 20,000। पर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स के कारण यहाँ पे उसका इंटरेस्ट आया 1,000 और वहां पे मेरे को लग रहा है उसका आएगा 2,000 बाय 500। पहले हमारा इंटरेस्ट आया था 4,000 और 2,000, क्योंकि ये थी हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट। हमने एक पूरे साल का इंटरेस्ट लगाया था। ये है हमारी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। इसमें हम सिर्फ 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि हम 3 महीने बाद जब हम दे ही रहे हैं तो हम 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे ना। तो लोन अकाउंट में आपको यही ध्यान रखना है कि वो आपको क्या कहना चाह रहा है बेटा, ठीक है। इक्वल क्वार्टरली है, कितनी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है, क्या है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा। जैसे उसने लिखा remaining amount in 3 equal installments together with interest at the rate of 10% per annum on the outstanding balance। उसने आगे खुद ही लिख दिया प्रिपेयर लोन अकाउंट फॉर 3 years, मतलब 3 तो आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स और 3 साल का ही आपको लोन अकाउंट बनाना है। क्या मतलब? इसका मतलब इंटरेस्ट हो गया एनुअली, और देखते हैं, मानो उसने लिखा इंस्टॉलमेंट्स 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25,000 which already include interest। क्या मतलब इस बात का? उसने कहा कि मानो आपको मैंने देने हैं 80,000, ठीक है, मैं आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दूंगी जो होंगी 25,000, 25,000 और 25,000।
ठीक है। जो बाकी का पैसा बचा, जो बाकी का जो बचा, यार मेरी ना हिंदी बहुत ही गंदी है तो स्पेलिंग्स छोड़ो, बाकी का जो भी पैसा बचा वो मैं आपको फोर्थ इंस्टॉलमेंट में सारा दे दूंगी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में सारा दे दूंगी। ठीक है। उसने कहा पर जो मैं ये 25,000 दूंगी इसमें इंटरेस्ट पहले से ही इंक्लूडेड है। मतलब आपने यहाँ अकाउंट बनाया, यहाँ है आपको 80,000, ठीक है। मानो आपका इंटरेस्ट है @10%, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8,000। उसने कहा मैं सिर्फ 25,000 दूंगी, मैं सिर्फ, मतलब यहाँ पे 25,000 प्लस 8,000 नहीं होगा जो हम कर रहे थे पहले उसमें, क्योंकि लिखा था इंटरेस्ट भी साथ में देगी। इसमें उसने कहा कि मेरे 25,000 में ही मूल भी है और ब्याज भी है, मूल भी है और ब्याज भी है। उसमें हमारा सिर्फ मूल था और हमने बाद में ब्याज जोड़ा था। उसमें हमारा सिर्फ मूल था और हमने ब्याज को जोड़ा। ठीक है। तो इसमें क्या वर्डिंग लिखी, उसने लिखा 3 installments of 25,000, 3 installments of rupees 25,000 at the rate 10% interest on outstanding balance, including interest, including interest। समझ रहे हो? 3 installments of 25,000 including interest, इसमें इंटरेस्ट पहले से है। ठीक है। तो ये तो है बेटा आपका चैप्टर रिटायरमेंट। ठीक है। रिटायरमेंट में एक और कॉन्सेप्ट आता है जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब कई बार क्या होता है कि फर्म जो है ना, फर्म जो है वो अपना रिटायरिंग पार्टनर से लमसम में सेटल करती है। क्या मतलब कि वो कहती है कि अगर हमने तेरे को कोई पैसा देना है तो वो है गुडविल। इसका ना बेटा एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक, इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ये कब आती है। देखो मानो ए, बी और सी पार्टनर थे, वो 1:2:3 की रेशो में शेयर कर रहे थे। ठीक है। सी ने होना था रिटायर, तो पता चला कि सी को पैसे मिलने थे, सारा बना के सी का अकाउंट बनाने पे सी को मिलने थे 1,20,000। ठीक है। पर ए और बी ने कहा हम सी को 1,50,000 देंगे, 1,50,000। तो ये जो 30,000 है, वो क्या है? गुडविल ही तो है, गुडविल ही तो है। किसी ने भी बहुत अच्छा काम किया इतने साल, उसको कुछ तो हम देंगे ही ना, उसको कुछ तो हम देंगे ही। तो क्या बोलते हैं उसको? गुडविल। गुडविल, ये गुडविल क्या है? हमने बोल के तो नहीं कहा कि ये हम तेरे को 30,000 रुपए गुडविल दे रहे हैं, तेरे काम की प्रशंसा कर रहे हैं, तेरे को वो दे रहे हैं, हमने ऐसा तो उसको कुछ नहीं कहा। तो क्या मतलब? तो ये मतलब कि ये जो गुडविल है वो है हिडन, ये जो गुडविल है वो है हिडन। और आपको पता है कि हिडन गुडविल क्या, किसी भी गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब तो रट चुकी होनी चाहिए ये चीज, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हाँ, तो हम इस केस में भी निकाल लेंगे जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट था हमारा हिडन गुडविल का।
क्या होता है कि जितना आपको पैसा बन रहा होता है, अगर आपको उससे ज्यादा पैसा मिलता है, इसका मतलब वो आपको, मतलब बिना बताए आपको ज्यादा पैसा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो आपको आपकी गुडविल दे रहे हैं। वो आपको ये कह के नहीं दे रहे कि हम आपको 30,000 गुडविल दे रहे हैं, बट ऑब्वियसली आपको दिख रहा है। बनते तो आपको 1,20,000 थे सारा प्रॉफिट और वो करने के बाद, मिल आपको 1,50,000 रहे हैं। ऐसा कौन सा तीर मारा है आपने जो आपको 30,000 ज्यादा मिल रहा है? इतने साल काम करे वो तीर ही तो मारा है। इतने साल जो काम करा है वो तीर ही तो मारा है। इसलिए इसको बोलते हैं हिडन गुडविल, और इसकी भी जर्नल एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ही होती है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा खत्म होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट। अगला हमारा कॉन्सेप्ट जो आता है, अगला हमारा कॉन्सेप्ट जो आता है वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। हाँ जी, डेथ ऑफ अ पार्टनर सेम एज रिटायरमेंट, सेम एज रिटायरमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही होती है ना, जिस पार्टनर की डेथ हो रही होती है, हम क्या करते हैं उसका, जिस पार्टनर की, हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। रिटायरमेंट में भी हम यही करते थे, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि हमने उसको कितने पैसे देने हैं? हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे जो हमने उसको देना है, यहाँ पे जो हमने उससे लेना है, या जो हम उसको दे चुके हैं। ठीक है, चलो करके यहाँ पे आता है जो फाइनली हमने उसको पैसा देना है, और ये हो जाती है हमारी बैलेंस। ठीक है, ये जिसको हम बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। चलो, अब वो पार्टनर तो मर चुका है, अब वो पार्टनर तो मर चुका है, तो हम उसके नाम का लोन अकाउंट तो खड़ा ही नहीं कर सकते, वो तो मर ही गया। तो हम क्या करते हैं, उसका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाते हैं। मतलब जो भी, मानो सी की डेथ हुई, ठीक है, जो भी सी की वाइफ है, सी की वाइफ है या सी के कोई बच्चे हैं, हम उसको जो भी सी को पैसा बनता था वो देते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, है ना, उसकी कैपिटल आएगी, उसके प्रॉफिट्स आएंगे, उसका जनरल रिजर्व आएगा, उसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा। ठीक है, उसके प्रॉफिट वगैरह आएंगे, उसकी गुडविल वाली एंट्री आएगी। ठीक है, इंटरेस्ट इन कैपिटल और सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, उसकी ड्राइंग्स आएंगी। ठीक है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारा हम जो एक नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाते थे वही बनाते हैं। ठीक है, अगर उसका कोई लॉस हुआ था वो आ जाएगा। ठीक है, अगर रीवैल्यूएशन लॉस हुआ था वो आ जाएगा, यहाँ पे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाता है। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, ये सारी चीजें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस एक जो नई चीज आती है, देखो जो भी होगा वो उसका लोन होगा, फिर से हम उसका लोन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे लोन अकाउंट ना बन के बनेगा एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि वो तो मर ही चुका है ना, तो उसका लोन अकाउंट क्यों बना रहे हो, किसके नाम पे बना रहे हो, तो बंदा ही नहीं एग्जिस्ट करता। तो यहाँ पे अब जो चीज है वो ये है कि जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है ना, जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है, देखो अब वो बंदा मर तो कभी भी सकता है, ये तो है नहीं कि साल के एंड पे मरेगा या फिर पूरे एग्जैक्ट मिड ऑफ द ईयर मरेगा या फिर कुछ मरेगा। वो बंदा कब मर्जी मर सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली मर तो आप जब मर्जी सकते हो, आपको क्या पता आप कब मरने वाले हो, बता के थोड़ा मरेगा कि मैं आज मरने वाला हूँ। तो इसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कहां तक, टिल डेट ऑफ डेथ। देखो वैसे तो हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पे हम जो प्रॉफिट्स लिखते हैं वो पूरे साल के होते हैं। ठीक है, वो पूरे साल के होते हैं, पर अब हम मानो अगर सी की डेथ हुई है तो उसको भी तो प्रॉफिट देंगे ही ना, जब तक उसने काम किया है, अगर तब तक हमने कोई प्रॉफिट कमाया है
तो हम सी को देंगे, तो हम टिल डेट ऑफ डेथ जो है सी का प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, सी का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के दो तरीके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम बेसिस, या फिर सेल्स, टर्नओवर लगा लो, टर्नओवर को सेल्स ही बोलते हैं, या सेल्स। दो बेसिस हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट के, टाइम या फिर सेल्स। अब टाइम पे देखते हैं, टाइम पे देखते हैं क्या होता है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट, यहां लिखा है इन दिस मेथड we take into consideration the profit of the last year and the time for which he remained a partner during the current year। अब देखो, इस साल का प्रॉफिट अभी हमने पूरा कमाया नहीं, ठीक है, उसके साल के बीच में डेथ हो गई, तो हम उसको प्रॉफिट कैसे दें, हम उसको प्रॉफिट कैसे दें? हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेंगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, इनटू जब तक वो जिया, इस साल में, ठीक है। क्या मतलब, मानो आपका ईयर था 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020, ठीक है। सी की डेथ हो गई है 1/7/19, उसको हमने प्रॉफिट्स देने हैं, कैसे देंगे? ये साल तो अभी पूरा ही नहीं हुआ, ये साल तो अभी पूरा ही नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, पिछले साल के प्रॉफिट लेंगे, मानो वो थे 40,000, ठीक है, इनटू वो इस साल कितनी देर जिया, कितने महीने, 1/4 से लेके 1/7, मतलब 4 का महीना, 5 का महीना, 6 का महीना, 3 महीने कितने में से, 12 में से, 3 महीने कितने में से, 12 में से। अगर आप इसको कैलकुलेट करो, 10,000 प्रॉफिट आ जाएगा उसका, सिंपल। पिछले साल के प्रॉफिट प्लस करंट ईयर में वो कितनी देर पार्टनर रहा, मतलब कितनी देर जिंदा रहा, ठीक है। चलो, बहुत ही सिंपल है। अगर मानो आपको 1 साल से ज्यादा के प्रॉफिट क्वेश्चन में दिए हैं, 1 साल से ज्यादा के प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिए हैं, तो आपको पता होगा कि आप क्या करते हो, उसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, आप उसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। क्या होगा इसमें, तो क्या होगा इसमें, आप ये जो है 10,000 जो है आप ये कैलकुलेट कर लो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस करंट ईयर वो कितनी देर तक रहा, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि रिकॉर्डेड है, ज्यादा ऐसे पढ़ाया भी नहीं जाता। आपने क्या करना है, आपने, आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है, होमवर्क है रिटायरमेंट के ऑल क्वेश्चंस, रिटायरमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और डेथ के, और डेथ के वो क्वेश्चंस जहां पे ये आता है टाइम बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जब हमने इसके सारे ऑल क्वेश्चंस शुड बी डन। एंड मुझे लग रहा है कि जितने आपके डाउट्स होने चाहिए ना, उतने आपके डाउट्स होते नहीं है, क्योंकि मैं ग्रुप में देखती नहीं हूँ कि आप लोग कुछ डाउट या कुछ पूछ रहे हो या कुछ कर रहे हो। देखो, मैं हूँ बीमार बहुत ज्यादा, 1 हफ्ते से तो मैंने अपनी खुद की क्लासेस ही नहीं लगाई, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट करो और अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बीमार होने का इफेक्ट जो है वो तुम लोगों पे आए, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि वो जो है तुम्हारे उस पे आए। तो तुम लोग देख लो तुमको कैसे करना है, तुम्हें पढ़ना है या तुम्हें नहीं पढ़ना।
मैं फिर पढ़ाना छोड़ दूंगी। देखो मैं एमी पेन्स लूं भी है और फिर तुम लोग पढ़ो भी ना, उस बात का क्या फायदा, ठीक है, उस बात का क्या फायदा। तो लेट इट बी, लेट इट बी, और अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। कल हम दोबारा क्लास लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, मैं अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो लाइव ही लेने की कोशिश करूंगी। मेरा होलिया एक्चुअली बहुत बिगड़ चुका है, ठीक है, तो तुम लोग भी अपना ध्यान रखो, कोरोना से बचे रहो और अपना घर में रहो। और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बीमार होना अलाउड नहीं है। मेरे खुद के एग्जाम्स नवंबर में है सीए के, मैंने आपको बताया था, और मैं अभी बीमार हो रही हूँ। तो मेरे को पता है कि मेरे पास कितना काम है करने के लिए, तो आप लोग भी प्लीज अपना ध्यान रखना, ठीक है, और खूब अपनी पढ़ाई करो, मेहनत करो, डाउट्स पूछो और क्वेश्चंस करते रहो प्लीज। एग्जाम्पल्स भी कर लेना, क्वेश्चंस भी कर लेना। एक बार अगर आपने डीके गोयल सारी कर ली ना, आपको पेपर में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आएगा। पर देखो मैं आपको डीके गोयल का हर क्वेश्चन नहीं करवा सकती, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ अकाउंट्स में, और आपके डाउट्स ले सकती हूँ। मेहनत करना तो आप पे ही है, मेहनत करना तो आप पे ही है। तो ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करो, जितने क्वेश्चंस होते हैं करो, जितना टाइम लगता है लो, एक हफ्ते में कंप्लीट करो, कोई बात नहीं, बस करते रहो। ये नहीं कि आज 10 क्वेश्चन के तो छोड़ दिए। अकाउंट्स और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको हर रोज करने पड़ेंगे, तभी तभी जाके पेपर में आएगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस है। बिजनेस स्टडीज रट्टे मार लोगे, इकोनॉमिक्स समझ लोगे, ठीक है, ये समझने भी पड़ेंगे और प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज 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 कर लो इन क्वेश्चंस को, कोई डाउट होता है तो पूछ लेना।